Namaskar. Welcome to the Autism series presented by Autism Research Center, Unlocking the Mysteries of Autism, initiated by Vision Public Charitable Trust. आज इस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं and that is combination of multidisciplinary evaluation. Combination of multidisciplinary evaluation is needed. आज के टाइम पे इफ यू वांट टू गो फॉर राइट डायग्नोसिस, आज हमारे इस सीरीज का फोर्थ पार्ट जिसका हमारा फोकस ही डायग्नोसिस को लेके है, तो हाउ टू मेक द डायग्नोसिस मोर इफेक्टिव, मोर एक्यूरेट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आज हम ऑटिज्म सेंटर रिसर्च सेंटर के अंदर ला रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी evaluation is the need of the hour. अब ये combination of multidisciplinary evaluation है क्या कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि जैसे सबसे पहला जो एक डॉक्टर एक बच्चे की जिंदगी में आता है दैट इज पेडियाट्रिक। तो जैसा पहली बार पेडियाट्रिक ने या पेडियाट्रिक को ये डाउट हुआ देयर इज समथिंग रॉन्ग, फर्स्ट पर्सन इज पेडियाट्रिक, उसने एक इनिशियल डायग्नोस किया, एक इनिशियल असेसमेंट किया और करने के बाद ही रेफर्ड इट टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक सेकंड पर्सन हुआ जिसने पेडियाट्रिक के रिपोर्ट को रेफरेंस को देख के आगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल को आगे बढ़ाया और उस पे फर्दर वर्क आउट किया। तो सेकंड पर्सन इज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। Clinical psychologist, after identifying whether it's autism, whether it's not autism, whether it's ADHD, and if autism तो कौन से लेवल का, वो अपनी रिपोर्ट के अंदर फिर कुछ सजेस्ट करेगा अबाउट थेरेपीज। तो वो रेफर कर देगा पेरेंट को टूवर्ड्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रेफर करेगा पेरेंट को टूवर्ड्स स्पीच थेरेपिस्ट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक बच्चे के डायग्नोसिस के अंदर थर्ड पर्सन एंटर हुआ, स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे की डायग्नोसिस प्रोसेस में फोर्थ पर्सन एंटर हुआ। ऐसे ही वो आगे एबीए थेरेपिस्ट। तो एक बच्चा पहले पेडियाट्रिक ने एक इवैल्यूएशन लिया, इनिशियल इवैल्यूएशन, फॉलोड बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जब वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाता है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट गोज फॉर द थर्ड एनालिसिस, फॉलोड बाय स्पीच थेरेपिस्ट, फॉलोड बाय एबीए और बिहेवियर थेरेपिस्ट। ऐसे काफी लोग एक बच्चे को एक टाइम पे, लगभग एक टाइम पे असेस करते हैं। एक टाइम पे कैसे? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने अपना रोल प्ले किया तो पेरेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ 90% पेरेंट्स फिर उस बच्चे को सुबह ओटी में ले जाते हैं, शाम को स्पीच थेरेपी के अंदर, बीच में बिहेवियर मॉड्यूल्स में, और शायद 15 डेज 20 डेज, महीना 2 महीने के अंदर अगेन टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर रिवाइज्ड असेसमेंट्स। ये प्रोसेस अब चलता रहता है। मगर यहां पे अब जो हम रुक के बात करेंगे, किसी को भी किसी ने क्या किया ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आती। स्पीच थेरेपिस्ट इज नोन कि आप कहां जाते हैं, हम बच्चे को सुबह ओटी कराते हैं, बट ओटी में क्या परफॉर्मेंस है, ओटी में बच्चे का क्या डेवलपमेंट है, लगभग ये उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। ऐसे ही ओटी के अंदर स्पीच किस समय ले रहे हैं, स्पीच में क्या डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ है, ये ओटी को रिपोर्ट नहीं किया जाता। कोई रिपोर्ट ऐसी बनी नहीं है जो वो डेली बेसिस पे व्यू करे कि आज स्पीच वाले ने क्या किया। अब हम बात करें ये जानने की जरूरत ही क्यों है, तो यहां पे यही हमारा कॉन्सेप्ट है, कंबाइन करते हैं। अगर मल्टी डिसिप्लिनरी इवैल्यूएशन को कंबाइन करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्कआउट को, तो डायग्नोसिस बहुत बेटर स्टेट पे आता है। रीजन इनटू अकाउंट इज, नाउ लेट्स टेक अप, आज के वक्त में अगर हम एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फॉर द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन सब का पढ़ाई का मॉड्यूल, द क्वालिफिकेशन दे हैव, इनमें देखने जाते हैं तो एक ओटी के पास लगभग 20-30% स्पीच की नॉलेज होती है। ओटी को लगभग 20-30% स्पीच की नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है ड्यूरिंग द एजुकेशन फेज। सिमिलरली एक स्पीच थेरेपिस्ट को भी लगभग 20-30%
ओटी क्या है, कैसे है, कौन सी चाहिए, उसका एक बेसिक नॉलेज होता है। फर्दर बिहेवियर थेरेपिस्ट को भी थोड़ा स्पीच, थोड़ा ओटी दोनों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ड्यूरिंग द एजुकेशन फेज। उसने ये सब पढ़ा होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज नोन टू ऑल द फेजेस, मे बी हैविंग अ थियोरेटिकल नॉलेज, बट इट्स नोन टू उसको ओटी का क्या रोल है, स्पीच का क्या रोल है, कैसे होगा, ये उसको नॉलेज होता है। मगर ये सब नॉलेज फिलहाल उनके पास इंडिविजुअल है और ये आपस में शेयर नहीं हो पाती, और शेयर का कोई मीडियम अवेलेबल नहीं। क्योंकि जब पेरेंट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो व्हाट दे डू, वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट उधर शो करते हैं, वही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट वो स्पीच थेरेपिस्ट को शो करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट उसी को बेस लेके आगे अपनी थेरेपी शुरू करता है, वही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट लेके दे गो टू द एबीए थेरेपिस्ट विद सम फर्दर ऑब्जर्वेशंस। अब अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जो ऑटिज्म रिसर्च सेंटर में हम लोगों ने एक ऐप बनाया, थोड़ा इस पे वर्कआउट अभी हमारा काम चल रहा है, दैट इज इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल थेरेपी एंड एजुकेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल थेरेपी एंड एजुकेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम पे वी हैव मेड एन ऐप, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इट्स टोटली फ्री। एंड द पर्पस ऑफ द ऐप इज कि यहां पे आज ओटी ने जब बच्चे को देखा, बच्चे को डायग्नोस किया, वो भी अपना रिपोर्ट उस बच्चे के ऐप में डाल दे, फीड कर दे। पेरेंट फर्दर वेंट टू स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट ने भी आज देखा क्या डेवलपमेंट है, क्या डायग्नोसिस है, वो भी उसमें फीड कर दे। ऐसे ही फॉलोड बाय एबीए थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जो भी इस एरिया में एंटर हो, अदर क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स एंड थेरेपिस्ट, दे शुड एटलीस्ट एंटर देयर डायग्नोसिस रिपोर्ट as to what they feel। जब ये सारी रिपोर्ट्स का मिश्रण एक पर्टिकुलर ऐप में होगा, देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब रीअसेस करेंगे तो रीअसेसमेंट के अंदर एक बराबर बहुत अच्छा रिलायबल ऑटिस्टिक रिपोर्ट या एक असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास, हमारे सामने आएगी। अब इन दी ऑटिज्म रिसर्च सेंटर हमें इस ऐप का जरूरत इसलिए फील नहीं हुआ, हम भी उसको फर्दर अप्लाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज इन ऑटिज्म रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ सारे पैनलिस्ट यानी कि ऑक्यूपेशनल, स्पीच, एबीए, क्लिनिकल, पेडियाट्रिक एंड साइकियाट्रिस्ट, हम सब एक ही टेबल पे बैठ के बच्चे को असेस कर रहे हैं। तो जब एक ही टेबल पे बैठ के हर कोई अपना असेस कर रहा है, तो हर कोई एक अपना रिपोर्ट दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज रियल इंटीग्रेटेड अप्रोच और इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस। बट ये मुमकिन नहीं है जब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक सिटी में, एक एरिया में है, ओटी एक अलग एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एट दैट स्टेज वी थॉट ऑफ कि हमें एक पर्टिकुलर ऐप की जरूरत है, जिस ऐप पे डेफिनेटली ये ऐप अभी बहुत सारे फोन्स में नहीं खुल पा रहा, देयर इज सम प्रॉब्लम, वी आर वर्किंग इट आउट, बट दिस ऐप वुड बी अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। और ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब तक ये ऐप आप प्रैक्टिस में लाते हैं, तब तक अगर ओटीज, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी अपना एक, जैसे पेडियाट्रिक डॉक्टर क्या करता है, आप उनके पास जाएंगे तो एक प्रिस्क्रिप्शन तो देंगे देंगे और देंगे, तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन जैसा कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिस्ट के पास, डेली का प्रिस्क्रिप्शन जैसा कॉन्सेप्ट ओटी के पास, डेली का प्रिस्क्रिप्शन जैसा कॉन्सेप्ट स्पीच थेरेपिस्ट के पास, डेली नहीं 10 डेज 15 डेज के अंदर अगर हम एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जैसा डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग सिस्टम भी जनरेट कर देते हैं, और ये सारी रिपोर्ट्स जब एक दफा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के सामने पेश होती हैं, जो उसको फर्दर डायग्नोस करेंगे, रीडायग्नोसिस होता है, बिकॉज दिस प्रोसेस टेक्स अप टाइम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको हर 15 डेज 20 डेज मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स में रीइवैल्यूएशन का एडवाइस देंगे। तो जब आप उनके पास जाते हैं, वो एकदम अगर कुछ आगे पीछे डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होता है तो उसको बेटर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लिनेशन था, दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी इवैल्यूएशन इज नीडेड फॉर राइट एंड प्रॉपर डायग्नोसिस, जिसके लिए जो जो फॉर्मेट्स हम दे पा रहे हैं वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कुछ कुछ ऐप्स का जिक्र भी हम डालेंगे, एंड दिस इज द नीड ऑफ एन ऐप। थैंक यू। सिमर